हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम के ऑलरेडी आपको यहाँ पे 3 लेक्चर्स अपलोडेड है। ठीक है, ये आपका नंबर 4 लेक्चर्स होने वाला बच्चों। आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे x प्लस वाई के पावर जो n होता है, वो जो एक्सपेंशन होता है, आप यदि प्रीवियस क्लास में देखे होंगे तो आपको याद होगा बच्चों। x प्लस वाई टू द पावर जो n है, उसको यदि एक्सपेंड करते हैं तो उसमें एक जनरल टर्म बनता है जिसको हम लोग r प्लस 1th टर्म भी बोलते हैं बच्चों। उसके बारे में बात करने वाले, फिर देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में या बोर्ड्स एग्जाम्स में। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या होने वाला। आपके पास x प्लस वाई के पावर n को एक्सपांड करेंगे तो उसमें कोई एक मिडिल टर्म बन होगी बच्चों, वो मिडिल टर्म क्या होगा। एंड देन हम लोग ये बात करेंगे कि आपके पास x प्लस वाई के पावर n को एक्सपांड करेंगे तो उसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म बनने वाला, कौन सा टर्म हमारा ग्रेटेस्ट होगा, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों, इसको आप लास्ट तक बने रहिए इस चीजों के साथ, आपको बहुत ही डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो टॉपिक हमारे पास क्या था, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहली बात मैं बताया आपको कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। टर्म्स आपके पास क्या, पहला नंबर पे हम लोग जनरल टर्म को रखते हैं, जनरल टर्म। दूसरा हम लोग मिडिल टर्म देख लेंगे। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जनरल टर्म के बारे में बात करूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी है कि x प्लस वाई टू दी पावर n को एक्सपांड करते क्या होता है बच्चों, आप बताइए। nc 0, x के पावर n माइनस 0, y के पावर 0। ठीक है बच्चों, nc 1 x टू दी पावर n माइनस 1, y टू दी पावर 1, nc 2 x के पावर n माइनस 2, y के पावर 2, डॉट डॉट डॉट। आपके पास ncr x टू दी पावर n माइनस r, y टू दी पावर r। आपको याद होगा कि ये जो टर्म्स था आपके पास, ये मतलब आपके पास यहाँ पे कौन सा टर्म था, r प्लस 1th टर्म था, प्लस फिर डॉट डॉट डॉट। आप इसको कहां तक लिखते जाएंगे, लास्ट में nc n x टू दी पावर 0, y टू दी पावर n हो जाता है बच्चों। आपके पास ये एक्सपेंशंस होती है, ये एक्सपेंशंस आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक्सपेंशन सबसे पहले कौन, न्यूटन ने इसको दिया है। एंड आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन करा गया, अदरवाइज ये सी वाला पार्ट डिफाइन कैसे होता है, नेगेटिव होने से, नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कैसा सेंस निकल के आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो डिफाइन करा गया, ये एन आपका किसके लिए बच्चों, एन आपके पास ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपका डिफाइन करा गया। कुछ इस तरह का जो आपका एक फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल थ्योरम्स होता है। मुझे यहाँ पे अब बात कर लेना है कि r प्लस 1th टर्म कौन सा है। r प्लस 1th टर्म मुझे बताइए, ncr x टू दी पावर n माइनस r, y टू दी पावर r। ये जो टर्म्स होता है ना, यही टर्म्स हमारे क्या कहलाते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म कहलाता है बच्चों। क्यों, आपके पास r प्लस 1th टर्म, आप इसको r प्लस 1th क्यों बोल रहे हैं, आप यहाँ पे देखो ये 0 है, ये तो फर्स्ट टर्म था तो यहाँ 0, ये सेकंड टर्म था तो यहाँ पे 1, थर्ड टर्म है तो 2, आपके पास यहाँ पे क्या r है तो क्या होगा, एक ज्यादा ना, r प्लस 1th टर्म। ठीक, तो यही हमारा जनरल टर्म होता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है जनरल टर्म्स का, आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला कहानी है, मतलब x और y यहाँ पे था ना, तो फर्स्ट के पावर n माइनस r, सेकंड टू दी पावर r लिखते। आप चाहते तो इस चीजों को उल्टा करके भी लिख सकते थे, कोई इसके लिए कोई खास दिक्कत नहीं। आप x के पावर 0 से y के पावर n से ही स्टार्ट कर लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसमें कोई आपको अलग बात नहीं होने वाला है। तो आपका ये वाला टर्म्स क्या है, जनरल टर्म हो गया, फर्स्ट टू दी पावर n माइनस r, सेकंड टू दी पावर r। आप एक ही पैटर्न लेके चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, तो ये जनरल टर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हम लोग ये जो सीरीज था x प्लस वाई टू दी पावर n, x प्लस वाई टू दी पावर n, इसको ऐसे भी तो लिखते थे, समेशन ऑफ क्या लिखते थे बच्चों, t r प्लस 1 ना, r की वैल्यू कहां से 0 से लेके n तक, ये होता था क्या, हाँ। उसके बाद आप क्या इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, r की वैल्यू 0 से लेके n तक, t r प्लस 1 की जगह क्या लिख लेंगे, ncr x टू दी पावर n माइनस r, y टू दी पावर। एक ही बात है, आप इतना लंबा जो एक्सप्रेशंस नहीं लिख के आप डायरेक्टली समेशंस फॉर्मेट में भी बता सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके बेस्ट में, ये तो चलो बहुत आसान था, जनरल टर्म ये होता है। इसके बेस्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और आपको अप्रोच कैसे करना है, वो चीजें मैं यहाँ पे आपको मेनली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे अभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है जो कि जेईई मेंस में, एडवांस में पूछा गया, वो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बच्चों। और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी पढ़ने में बहुत आसान लगता है, आपके पास जनरल टर्म बस ये होता है, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चंस कराता हूँ क्या होता है। ठीक है, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक सिंपल से क्वेश्चंस लिया हुआ है
कि आपके पास क्या है कि 28 टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो आपके पास एक कोई एक्सप्रेशन दिया गया है 5x + 8y = 30, इसमें 28 टर्म क्या होगा। और यहाँ पे आपके पास ये भी एक एक्सप्रेशन दिया गया, इसमें 7th टर्म क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये, आपसे जब भी कभी इस तरह की बात बोला जाता है कि आपके पास 28 टर्म, तो T28 ऐसे लिख दीजिए क्या होने वाला था। आप तुरंत ये बोलोगे ये तो 27 + 1 जैसा है, ठीक है, R + 1 जैसा कुछ होता था बच्चों। अब उससे रिलेट करो तो ये वाला पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा 30C, क्या होता था NCR, R मतलब 27, ठीक है। उसके बाद क्या फर्स्ट कितना था 5x टू द पावर 30 - 27 कितना 3 हो जाएंगे बच्चों। डिफरेंस कर दिया डायरेक्टली, यहाँ पर कंप्लीट वे में लिखो कोई नहीं ऐसा, इनटू आपके पास सेकंड कितना था 8y टू द पावर 27। आप चाहते तो इसको अच्छे से लिख सकते थे, इसका वैल्यू निकाल सकते थे, कोई खास दिक्कत नहीं। अब जैसे ये वाला जो पार्ट है बच्चों 30C27 को 30C3 लिखा जा सकता है क्या आप ये बात समझते हैं क्या? 30C3 लिखा जा सकता है क्या? आपको मैं बताया था NCR = NC n - R होती है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस = टोटल नंबर ऑफ रिजेक्शंस की बात जब बताया रहा था मैं, तो आपके पास ये दोनों के दोनों क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपके पास इसी के बेसिस पे ये वाला पार्ट आप लिख सकते थे। यहाँ पे 5 टू द पावर कितना बच्चों आपके पास 3, 8 टू द पावर 27 और उसके बाद x टू द पावर 3, y टू द पावर 27 जैसा ऐसा कुछ, ठीक। यदि कोफिशिएंट वाइज बात करा जाता तो ये हो जाता कोफिशिएंट किसका 28 टर्म्स का जो है हमारे पास कोफिशिएंट की बात करा जाती है। यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर तो आंसर हो गया आपके पास। यदि कोफिशिएंट पूछा जाता तो ये वाला पार्ट हो जाता, यदि बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाता तो ये वाला पार्ट हो जाता, ठीक है बच्चों, ठीक है। पूरा टर्म ही पूछा गया तो कंप्लीट वे में आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट हो गया सर। सेकंड वाला पार्ट में देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस होते, 7th टर्म तो T7 इक्वल टू क्या लिखेंगे हमारे पास T6 + 1, यही बात ना R + 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 9C6 फर्स्ट कितना था बच्चों 4x / 5 होल टू द पावर कितना आपके पास 3 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 / 2x होल टू द पावर कितना 6। आप बोलेंगे यहाँ माइनस क्यों आया, यहाँ पे देखो क्या था बच्चों आपके पास ये माइनस यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप क्या ऐसा लिख पाएंगे प्लस और माइनस इस तरह से लिख पाएंगे क्या? आपके पास दो टर्म है, एक फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला y जैसा कुछ समझिए, फर्स्ट के पावर n - r सेकंड टू द पावर r जैसा हो जाता है। क्या ये कंसेप्ट समझ पा रहे हो? यहाँ पे कोई दिक्कत? तो बस आपके पास यही आंसर हो गया, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं। इस पार्ट को भी आप यदि और अच्छे से लिखना चाहते तो आप इसको लिख सकते थे 9C, आपके पास ये भी कितना हो जाएगा 3, उसके बाद कितना 4/5 टू द पावर 3 एंड -5 / 2 होल टू द पावर 6 x टू द पावर 3 एंड 1/x टू द पावर 6 मतलब x टू द पावर 6 ऐसा लिख दिया, ठीक है। माइनस वाला पार्ट को बाहर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास ये कुछ हो गया, तो यदि आप यहाँ पे लिखते तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, कितना बना देता आपके पास 1/x³ बना देता, तो यहाँ पे आपके पास। तो इसमें यदि कोफिशिएंट वाइज बात करते बच्चों तो ये वाला कोफिशिएंट हो जाता, बाइनोमियल कोफिशिएंट बात करते तो आपके पास ये वाला पार्ट, ये 9C थे, एक ही बात है दोनों, ठीक। ये हो जाता कंप्लीट टर्म्स बोलता तो ये कंप्लीट आंसर हो जाता, डिपेंड करता है हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे जनरल टर्म से रिलेटेड, आपको कोई टर्म्स के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है, आप डायरेक्ट वे में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कोफिशिएंट पूछा जाए कोफिशिएंट बता देंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए बाइनोमियल कोफिशिएंट बता देंगे, कोई दिक्कत है बच्चों? क्या नहीं ना, ठीक है। एक और चीज आपसे यदि पूछ देता है यहाँ पे कि आप मान लो कि ये कोई एक्सपेंशन है, इसको एक्सपांड करा तो आपके पास सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जा सकता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जा सकता है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रीवियस लेक्चर्स में आपके सामने बता रखा था, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ आपको, मान लो कि ये नहीं, इसको हटाइए और ये कोई एक्सपेंशन है, ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे आपके पास NC 30C 0 से लेकर 30C 30 तक। उसके बाद इसमें जो x और y का जो x और y दोनों है ना, हाँ x और y का जो कोफिशिएंट बन रहा होगा उसका सम कितना होने वाला है। तो आप कैसे निकालते हैं? पुट ऑल द वेरिएबल्स इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 यदि पुट कर देंगे यहाँ पे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास 5 + 8 आपके पास 13 टू द पावर 30 हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मतलब दिस एक्सपेंशंस, ठीक। उसी तरह से यहां से भी निकाला जा सकता था सम ऑफ, मतलब आपके पास
क्या यहाँ पे कोफिशिएंट, मतलब हम ये बोल सकते थे कोफिशिएंट मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट में अंतर है। कोफिशिएंट बोला जाए तो आपके पास कंप्लीट वाला पार्ट, कोफिशिएंट मतलब ये कंप्लीट पार्ट, सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाए तो सिर्फ इतना ही पार्ट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना तो बहुत ही आसान है, साथ साथ हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट निकालने के लिए भी हम लोग सीख पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल एक बार नोट कर लीजिए, मैं आगे आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन द एक्सपोनेंट ऑफ 9 के पावर 1/4 प्लस 8 के पावर 1/6 होल टू द पावर 1000 है। ठीक है बच्चों, आपके पास कोई एक एक्सपेंशन है, यहाँ पे ये एक्सपेंशन है, इसमें मुझे क्या बोला, नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखो रेशनल टर्म, इरेशनल टर्म, दो बातें होती है, दोनों पूछा जाता है आपको, कभी रेशनल पूछा जाएगा, कभी इरेशनल पूछा जाएगा। तो क्या कंसेप्ट होता है इसका, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जो भी एक्सपेंशन है बच्चों, या 9 के पावर 1/4 प्लस 8 के पावर 1/6 होल टू द पावर 1000, यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लीजिए। जनरल टर्म करने का मतलब क्या, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म क्या होती है, कितना था यहाँ पे n 1000 सी r फर्स्ट के पावर n माइनस r सेकंड टू द पावर r। क्या ये लिखने में आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म सबसे पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से, ये तो एज इट इज है, ये आपके पास 9 का मतलब क्या, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 यहाँ पे कितना है 1/4 है, तो 2/4 मतलब आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 1000 माइनस r डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। एंड यहाँ पे आपके पास देखिए 8 मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब कितना 2 हो जाएगा, तो r/2 हो गया ये पार्ट। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है कि 1000 सी r, ये जो भी वैल्यू जाएंगे ये तो चलो ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं थी, ठीक। ये तो आपके पास कोई नंबर्स बनने वाला, एग्जैक्ट वे में नंबर्स बनने वाला, NC0 से NCN तक कुछ भी रखा जाए, ये कोई प्रॉपर नंबर्स बनता है, नेचुरल नंबर्स बनता है, ये इसमें तो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ हो सकता है, दिक्कत यहाँ पे हो सकता है, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, ये वाला आपको बोला रेशनल, तो आप ये चाहेंगे कि ये और ये भी रेशनल, ये दोनों रेशनल बने, तभी तो ओवरऑल ये रेशनल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सर इसको रेशनल बताने के लिए मुझे इसके एक्सपोनेंट, इसका जो एक्सपोनेंट है वो इस एक्सपोनेंट को मुझे हर हालत में इंटीजर्स बोलना पड़ेगा। वही लिखा above terms will be rational if exponent of 3 and 2 are integers। 3 का एक्सपोनेंट और 2 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। इट मींस यहाँ पे 1000 माइनस r/2 और r/2 क्या होनी चाहिए बच्चों, इंटीजर्स होनी चाहिए, तभी तो इंटीजर्स बनेंगे। ये ओवरऑल इंटीजर्स तभी बनेगा जब ये इसका पावर्स जो है वो इंटीजर्स बन जाए। पावर्स क्या था, 1000 माइनस r/2 एंड r/2, ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ से क्या पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे r के, आप मुझे बताइए क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे r का वैल्यू। तो सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि r की वैल्यू आपके पास क्या 0 हो सकता है क्या, 0 यदि रखेंगे तो यहाँ पे देखो इंटीजर तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, क्या 2 ले लूं क्या, 2 लेने से देखो ये वाला तो ठीक है 1 आया, ये वाला भी ठीक, क्या मैं 3 ले सकता हूं क्या, नहीं 1 भी ले सकता था क्या, नहीं 1/2 इंटीजर तो नहीं बनता। आपके पास 4 ले सकता था क्या, देखिए 4 आप लेने से कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आपको ये समझ में लगा 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कहां तक चलते रहेंगे बच्चों। इस तरह से आपके पास r की मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक वैल्यू लिया जा सकता है, 1000 तक। 1000 माइनस 1000 आपके पास मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आपके पास 500, कुछ ऐसा वाला। अब मुझे ये देखिए 0 2 4 6 8 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स बनेंगे, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे आपके पास, नंबर ऑफ रेशनल टर्म इक्वल टू 2 से लेके 1000 तक आपके पास कितने बच्चों 500, और एक ये भी तो है तो 501, टोटल रेशनल टर्म्स कितने 501। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको रेशनल नहीं पूछ के इरेशनल पूछ देता है, इरेशनल टर्म कितने होंगे। अब मुझे ये बताओ पहले टोटल टर्म्स कितना होगा, टोटल टर्म्स आपके पास कितना 1001, ठीक है। रेशनल टर्म कितना 501, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 500। ये आपके पास क्या इरेशनल टर्म्स हो जाएगा। इरेशनल टर्म्स कितने बच्चों आपके पास 500, यहाँ पे 1 ऐड करा तो आपके पास टोटल नंबर टर्म्स आए, उसमें रेशनल हटा दीजिए तो टोटल में से रेशनल हटा देंगे तो कितना बचेगा, इरेशनल ही तो बचेगा। तो यदि आपको इरेशनल पूछा जाता तो 500, रेशनल पूछा जाएगा तो कितना 501 हो जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार जेईई मेंस में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक मान सकते हैं आप इसको। रेशनल टर्म इरेशनल टर्म्स को लेके बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है,
ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपके पास अगेन इस तरह से एक पार्ट है, रेडिकल साइन फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, क्या मतलब होता है देखिए ना, बताता हूं मैं आपको। इस तरह के यदि क्वेश्चन है तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, जनरल टर्म निकालता हूं। क्या होता है जनरल टर्म बच्चों, यहां पे कितना था 100c r x टू द पावर 1/2 100 माइनस r y टू द पावर 1/3 इसके पावर r गया, आपके पास कुछ ऐसा आ गया। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, 100c r x टू द पावर कितना 100 माइनस r डिवाइडेड बाय 2 इनटू y r डिवाइडेड बाय 3, आपके पास कुछ ऐसा आ गया। t r प्लस 1th टर्म कुछ ऐसा आ गया। क्या बोला, इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल, मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। मींस मैं क्या चाहता हूं कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, मतलब इससे हटा देना है। हटा देने का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यूज, या आप ये बोल सकते थे कि मतलब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास है, ये जो और ये जो पार्ट हमारे पास है, ये क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। यहाँ हटाने की बात नहीं होगी, सॉरी, ये आपके पास इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या है 100 माइनस r बाई 2 और r बाई 3 क्या होनी चाहिए बच्चों, इंटीजर्स होनी चाहिए। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि 100 माइनस r बाई 2 एंड r बाई 3 मस्ट बी इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होनी चाहिए। तो यदि आपका ये इंटीजर्स हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, हाँ। उसके बाद क्या बोल सकते हो बच्चों, आप यहाँ बताइए 6, ठीक है। आप ये देखिए 0 लिया तो कोई दिक्कत है नहीं है, 0 लिया कोई दिक्कत नहीं था, इंटीजर्स है इंटीजर्स। फिर 6 आप बोलेंगे 1/3 2 नहीं 3 लेंगे यहाँ, तो ठीक है, यहाँ वाला दिक्कत है, ठीक है। 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, अब मतलब आपके पास 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब 0 6 12 18 कहां तक बच्चों, आपके पास 96 तक, क्या 96 तक लिख पाएंगे आप यहाँ पे 96/3, ठीक है। आता है यहाँ पे 100 माइनस 96 4/2, मतलब ये भी इंटीजर्स बनती थी, यहाँ तक आप ले सकते थे। तो ये जो आपके पास r की जो वैल्यूज बनी है, कितना बना है, नंबर ऑफ आपके पास, मतलब r कैन बी ऐसे लिख सकते थे, r कितने हो सकते हैं 17 वैल्यूज, 0 से लेके 96 तक कितने वैल्यूज आ गए बच्चों, आपके पास टोटल 17 टर्म्स आ गए। 17 वैल्यूज बोलने का मतलब क्या, टोटल कितने टर्म्स आ गए, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है। आप ये बोल सकते थे, आपके भी 17 वैल्यूज देता है, 17 वैल्यूज मींस आपके पास ये बोल सकते थे यहाँ पे टोटल 17 टर्म्स बन रहे, जो कि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस होने वाला था। यहाँ पे फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस मींस इसके पावर्स में जो भी बन रहे थे, यहाँ पे इसके पावर्स में जो भी बन रहे थे, ये क्या होनी चाहिए थे, इंटीजर्स होनी चाहिए थी बच्चों। इंटीजर्स कराने के लिए आपको r की वैल्यू बस सेलेक्ट करना था, उसके बेसिस पर आपने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत क्या बताइए, नहीं ना, ठीक है, चलो नोट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास है 2x² माइनस 1/3 x होल टू द पावर 6, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर 3 इन एक्सपेंशंस। आपके पास x टू द पावर 3 वाले टर्म्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ भी एक बार और मैं जनरल टर्म पढ़ क्या रहे थे बच्चों, जनरल टर्म पढ़ रहे थे, टी आर प्लस 1th टर्म पढ़ रहे थे। इसी के एप्लीकेशंस के लिए मैं हर एक तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को थोड़ा समझने की कोशिश करना, हर एक पैटर्न पे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको। आपके पास क्या है, जनरल टर्म निकालने हैं। जनरल टर्म कितना 6r 2x² 6 माइनस r इंटू माइनस 1/3x और टू द पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, ठीक, ऐसा कुछ हो गया। तो ये वाला पार्ट देखिए 6r 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस r माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/3 होल टू द पावर कितना r, बाकी x वाला टर्म उसको अलग रखता हूं, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 2r और यहाँ पे कितना 1/x टू द पावर r जैसा कुछ था। मतलब आपके पास क्या ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट वे में ऐसा लिख पाएंगे। क्या, यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ देखिए 1/x टू द पावर r था, तो x टू द पावर r नीचे में डिवाइड है, तो ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो क्या लिख लोगे बच्चों 12 माइनस 3r लिख लोगे। क्या यहाँ पे समझ पाया, ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई होता तो कितना 12 माइनस 2r
और यहाँ पे आपके पास क्या x टू दी पावर माइनस आर, ऐड कर दीजिए तो यही पार्ट तो बनने वाला। 12 माइनस 2r माइनस आर कितना 12 माइनस 3r हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे बोला x के पावर 3 का मतलब टर्म्स बोला चाहिए, तो मुझे ये बताओ कि x के पावर यहाँ पे तो 12 माइनस 3 आता, मुझे तो x के पावर 3 वाला टर्म्स चाहिए। इसका मतलब ये जो टर्म्स है ये क्या होनी चाहिए थी, ये हमारा 3 होना चाहिए था। यदि आप ये बोलते कि आपके पास ये 3 होना चाहिए फॉर x के पावर 3, ये वाला पार्ट होना चाहिए, सो हम लोग क्या बोल सकते थे 12 माइनस 3r इक्वल टू 3, इसको इक्वल टू 3 कर देते, कोई दिक्कत तो है। ये पार्ट इक्वल टू 3 कर दिया तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे बता दीजिए मुझे। आपके पास ये 9 इक्वल टू 3r, r की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे r की वैल्यू 3 आया तो यहाँ पे मुझे बताइए कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, t4 मतलब t 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 6c3, 2 के पास मतलब 2 टू दी पावर में आपके पास 6 माइनस 3, तो आपके पास कितना 3 माइनस 1 टू दी पावर आपके पास 3 और यहाँ x टू दी पावर 3। यदि कोफिशिएंट वाइज बात करा जाए तो ये हो जाता, लेकिन यदि टोटल बात करा जाए तो ठीक कंप्लीट वे में आपके पास ये आंसर। टर्म इन्वॉल्विंग आपके पास x टू दी पावर 3 पूछा गया तो ये वाला टर्म्स, कौन सा टर्म्स, फोर्थ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा होंगे, मतलब फोर्थ नंबर वाला टर्म्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। वो टर्म्स कितना होता है यहाँ पे देख लीजिए, रिजल्ट इतना हो जाता है, कोई दिक्कत क्यों नहीं। बस मुझे जनरल टर्म लिखने के लिए आना चाहिए। हमने x के पावर 3 बोला या कुछ भी यहाँ पे ऐसा बात करा जाता है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाते, यहाँ पे जो भी निकला हमारे पास इसको यहाँ पे 3 है तो इसको 3 के इक्वेट कर दिया, 5 होता 5 के इक्वेट कर देता, 10 होता 10 के इक्वेट कर देता, जो भी बात हो रही होती इक्वेट कर देते हम उसके साथ और हमारा वहां से r निकल के आ जाता। r निकल के आ जाता तो मुझे पता चल जाता कि कौन सा टर्म हमें पूछा गया और वो टर्म हमारा क्या होगा, आ जाता है आंसर, बहुत इजीली आ जाता है। नोट कर लीजिए बच्चों एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे, यू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पार्ट, इन x बिलोंग्स टू x की कोई भी वैल्यू हो सकता है ऐसा बोला। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ पे एक बात फोकस करने वाली है, समझाता हूँ क्या मतलब होता है इसका। आपके पास क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म, ये कोई एक्सपेंशन है, आप क्या करेंगे हमेशा की तरह एक ही काम करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। क्या होते हैं जनरल टर्म, टी आर प्लस 1 एफ टर्म, टी आर प्लस 1 टर्म कितना लिखेंगे बच्चों बताओ, 10 CR x sin अल्फा टू दी पावर 10 माइनस r 1 by x cos अल्फा होल टू दी पावर कितना r लिखा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसको लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। फर्स्ट टू दी पावर n माइनस r, सेकंड टू दी पावर r लिखा जाता है, समझिएगा इस चीजों को। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 CR, भाई यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या था sin अल्फा 10 माइनस r cos अल्फा r, x टू दी पावर कितना हुआ यहाँ पे x टू दी पावर 10 माइनस r है, यहाँ पे x टू दी पावर कितना था माइनस r था, तो क्या मैं एक साथ दोनों को लिखने के लिए ऐसा लिख दूं, क्या चलेगा क्या, अब क्या ये बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे x टू दी पावर कितना था, देखिए x टू दी पावर कितना 10 माइनस r था, यहाँ पे कितना x टू दी पावर 1 अपॉन x टू दी पावर r था, 1 अपॉन x टू दी पावर r मींस x टू दी पावर माइनस r, आपके पास बेस सेम तो पावर आप ऐसे लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। ये बोला टर्म मुझे बोला है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये बच्चों x नहीं होना चाहिए। x जब नहीं होना चाहिए इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, x नहीं होना चाहिए इसका ये मीनिंग निकल के आता है कि ये टर्म नहीं होगा, नहीं होगा कब, एक ही पॉसिबिलिटी तो है फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोले या कभी कभी ऐसा भी बोलता है कांस्टेंट टर्म नहीं बोलता बच्चों, यदि क्वेश्चंस में कांस्टेंट टर्म बोल दिया जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला जाए तो आपके पास जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर को 0 कर दीजिए आप, तो इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू दी पावर में जो है तो अब क्या है यहाँ पे 10 माइनस 2r इक्वल टू 0, सो r की वैल्यू कितना 5 हो गया। r की वैल्यू 5 होने का मतलब क्या, आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं t6 मींस t5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आपके पास ये कितना हो जाएगा 10c5 sin अल्फा टू दी पावर 5 cos अल्फा टू दी पावर 5, कुछ ऐसे बच्चों ये पार्ट है। मुझे बोला अब ये जो टर्म्स आपने निकाला इसका ग्रेटेस्ट वैल्यूज निकालने को बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यूज निकालने को बोला है, तो आपके पास sin और cos दोनों एक साथ आते ही आपके दिमाग में बस ये चलने लगते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 तो नहीं है यहाँ पे, पहले इसको ऐसे लिखो आप 10c5 sin अल्फा cos अल्फा 2 मल्टीप्लाई कर दिया
पावर में कितना 5 लिखा, आप एक्स्ट्रा का काम क्या कर दिए थे बताइए, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये sin अल्फा के पावर 5 cos अल्फा के पावर 5 तो है, 2 के पावर 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, आपको एक्स्ट्रा डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, 2 के पावर 5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, ये पार्ट आपके पास एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा आपने डिवाइड भी कर दिया, अब तो बैलेंस हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 10c 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, और ये जो 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा, इसको क्या बोलेंगे sin 2 अल्फा होल टू द पावर 5। आपके पास ये निकल क्या रहा है, कौन सा टर्म है ये, T6 टर्म। T6 की ग्रेटेस्ट वैल्यूज कितने होंगे, इस ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, 10c5, तो ये तो बच्चों फिक्स है ना, 2 के पावर 5 फिक्स है, आपके पास sin 2 अल्फा होल टू द पावर 5 है। मैं यदि ग्रेटेस्ट निकालने जाऊंगा तो sin 2 अल्फा की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा ना, और sin 2 अल्फा का ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यदि आप यहाँ पे 1 रख लेते तो आपके पास फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 10c5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, यही ग्रेटेस्ट वैल्यूज आपका आंसर निकल के आ रहा है। अब से ये भी पूछा जा सकता है तो कहां पे ग्रेटेस्ट वैल्यू बन जाएगा इसका, तो sin 2 अल्फा इक्वल टू 1 मींस 2 अल्फा इक्वल टू कितना पाई बाय 2 मींस अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4। ये तो एक वैल्यूज हो गया, मैं यदि जनरल बात कर रहा हूं तो जनरल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हमसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, कितना आंसर आया बच्चों 10c5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5। आप इसको सिंपलीफाई करके अच्छा आंसर बना सकते थे, या अदरवाइज ऐसे ही वैल्यू दे सकते थे, ऑप्शंस आपको ऐसे ही फॉर्मेट में मिल जाता, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया। आप यहाँ पे देखिए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपके पास दिस पार्ट, आपको एक्सपेंशन देखिए मन नहीं कर रहा होगा कि जनरल टर्म लिखूं मैं यहाँ पे, डायरेक्टली यदि जनरल टर्म लिखेंगे तो tr प्लस 1f लिखेंगे। tr प्लस 1 टर्म्स आपके पास क्या होता है, आपके पास ncr जैसा फर्स्ट के पावर n माइनस r सेकंड टू द पावर r, वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाने वाला था, क्योंकि ये टर्म ही आपके पास ऐसे कुछ बेकार तरह से दिया हुआ है। तो क्या करना चाहिए, सबसे ये जो बेकार वाला टर्म दिया पहले इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, सिंपलीफाई यदि हो जाए तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। तो देखिए इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं, इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप यहाँ पे देखिए x प्लस 1 है, यहाँ पे आपके पास x के पावर 2/3 1/3 1 जैसा कुछ है, ये जो x के पावर कुछ नहीं यहाँ पे, तो ऐसा बोलिए 1/3 होल टू द पावर 3 प्लस 1 के पावर 3, कोई दिक्कत है क्या, देखना x टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3 कैंसिल, x ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना x टू द पावर 2/3 x टू द पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, आपके पास ये टर्म्स आए, माइनस यहां पे क्या लिख सकेंगे, यहां पे आपके पास क्या था x माइनस 1, तो x के पावर 1/2 के पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे रूट x कॉमन ले लीजिए, तो रूट x माइनस 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह का टर्म्स, क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, वेट करिए। ठीक, ये जो टर्म्स आपके पास a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है a क्यू प्लस b क्यू बच्चों, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकूंगा, x के पावर 1/3 प्लस 1 इंटू x के पावर 2/3 माइनस x के पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के पावर 2/3 माइनस x के पावर 1/3 प्लस 1, ऐसा कुछ। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये वाला टर्म तो पहले बात तो कैंसिल हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाता, ये आपके पास हो जाता रूट x माइनस 1 और रूट x प्लस 1। ठीक है, रूट x कॉमन लिया तो रूट x माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, होल टू दी पावर 10। क्या यहाँ तक दिक्कत है बच्चों, क्या नहीं ना, ठीक है, यदि आप यहाँ तक समझ गए तो अब देखिए x के पावर 1/3 प्लस 1, इधर क्या बच रहा था, ये डिवाइड हो जाता तो हमारे पास कितना 1, आपके पास माइनस ऐसे लिखिए, ये तो 1 प्लस कितना हो जाएगा x के पावर माइनस 1/2, तो आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है, तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप में लिखता हूं बच्चों, आपके पास कितना हो जाएगा इधर माइनस x के पावर माइनस 1/2 और होल टू द पावर कितना 10 आ गया। अब जो आपके पास एक्सपेंसेस पहले ये था इतना बेकार सा, अब वो आके यहाँ पे छोटा सा हो गया, देखिए x के पावर 1/3 माइनस x के पावर माइनस 1/2 होल टू द पावर कितना बच्चों, आपके पास 10 है, होल टू द पावर 10। अब मुझे निकालना था यहाँ पे जनरल टर्म और उसके बाद इंडिपेंडेंट वाला केस लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ,
आपको यहाँ पे यदि मैं बात कर लूं जनरल टर्म का टी आर प्लस 1th टर्म कितना हो जाएगा इसके केस में 10 CR फर्स्ट टू द पावर x की पावर 1/3 होल टू द पावर 10 माइनस r एंड सेकंड कितना था x टू द पावर माइनस 1/2 होल टू द पावर कितना बच्चों r हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे बोला इंडिपेंडेंट, तो पहले इसको एक बार और अच्छे से लिखो। कितना हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस r डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे था, और इस केस में कितना था बच्चों x के पावर माइनस r/2 था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस r/2 लिख सकता हूँ। डायरेक्ट वे में लिख दिया ऐसा कुछ, माइनस r/2 हो गया। तो आप मुझे बताइए 10 माइनस r/3 और आपके पास इधर कितना था माइनस r/2। ठीक है ना बच्चों, आपके पास यहाँ पे माइनस भी था, इस माइनस को भी आप नहीं भूल पाएंगे, माइनस को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर r आप पहले लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है आपके पास ये वाला पार्ट्स। तो मुझे ये बताओ ये जो भी बन रहा है यहाँ पे, इसको आप तो एलसीएम लेके आप अच्छे से लिख लो। ये टर्म्स यदि इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला तो वो तो 0 होनी चाहिए थी। यदि मैं इसको 0 करता हूं, देख लीजिए 10 माइनस r/3 माइनस r/2 इक्वल टू 0, एलसीएम कितना 6, आपके पास ये कितना 20 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 0। आपके पास यहां से कितने आ जाएंगे, आपके पास r की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा बच्चों 10 माइनस r/3 माइनस r/2। तो आपके पास r की वैल्यू यहां से कितना आपका ये 520 इक्वल टू 5r। अच्छा r की वैल्यू कितना बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 निकल कर रहा है। r की वैल्यू 4 निकलने का मतलब t5 मतलब t4 प्लस 1 कितना टाइम हो जाएगा 10c4 माइनस 1 टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, बस ये वाला टर्म्स आपके पास हो जाएगा, माइनस 1 के पावर 4 तो 1 ही हो जाता। तो 10c4 को सॉल्व करने का तरीका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 से 4 आप नीचे चले जाइए, 10 9 8 7, आपके पास ये कितना 4 3 2 एंड आपके पास कितना 1। ये पार्ट यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला आंसर फाइनली आपको निकल के आ जाता है 210 आ जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन से आपको यहाँ पे पूछा गया था, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पार्ट। तो हमें ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जनरल टर्म ही लगा देना है, पहला ये स्टेप में आप फंस जाएंगे। आपको टर्म को सिंपलीफाई करना था, जितना सिंपल हो सकता है सिंपल बनाने का कोशिश करिए, सिंपल बन जाए उसके बाद हम लोग जनरल टर्म लगा लेंगे। और जनरल टर्म लगाएंगे और इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो x की पावर्स में जो भी बनेंगे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वहां से r की वैल्यू आ जाती है, r की वैल्यू आने के मतलब वो टर्म हमें निकल के आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों ना, ठीक है, आप इसको एक बार नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके सामने क्या है, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशंस ऑफ दिस, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इज 15, देन द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू क्या होगा। आपके पास क्या x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x होल टू द पावर n लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपके पास ये कोई एक बाइनोमियल एक्सपेंशंस वाला पार्ट है, कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितने होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या करने वाले, सबसे पहला काम जनरल टर्म निकालना, tr प्लस 1 कितना होता है बच्चों, ncr x स्क्वायर टू द पावर n माइनस r माइनस 1 अपॉन x होल टू द पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको। ढंग से करने का मतलब आपके पास ncr, यहाँ पे देख लीजिए x टू द पावर कितना हो जाएगा 2n माइनस 2r, उसके बाद यहाँ पे x टू द पावर r, तो ये इसको आप 3 लिख लो डायरेक्टली, और माइनस 1 टू द पावर r भी है साथ में, माइनस 1 टू द पावर r भी है यहाँ पे। तो मुझे बोला है कांस्टेंट टर्म, फॉर कांस्टेंट टर्म क्या होता है बच्चों, तो ये जो टर्म्स होनी चाहिए क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, 2n माइनस 3r इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कितना 2n डिवाइडेड बाय 3, 2n डिवाइडेड बाय 3 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब क्या, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यदि आपके पास r की वैल्यू ये आपने यदि निकाल लिया तो t, मतलब मैं डायरेक्टली यही टर्म बात कर लेता हूं। अभी जो भी हमारे पास जनरल टर्म था ये एक्चुअली में कितना हो गया था nc, r की जगह में क्या लिख सकता था 2n/3 माइनस 1 टू द पावर कितना, r की वैल्यू 2n/3 आपके पास बस ये पार्ट बचा। यदि कांस्टेंट है ये तो 0 हो ही गया, तो इतना ही पार्ट बचा। ये वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 15, ये वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 15, तो मुझसे पूछा n की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपके पास यही तो एक इक्वेशन है।
ठीक, nc2n/3 माइनस 1 टू द पावर 2n/3 इक्वल टू 15 है। तो n की वैल्यू कैसे होगा? एक तो मैं ये बोलूंगा कि यदि आपके सामने ऑप्शंस होगा तो हीट एंड ट्रायल से मतलब ऑप्शन चेक करके निकाल लीजिए, एक एक करके वैल्यू पुट करिए, जो सेटिस्फाई कर जाए आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप ये भी समझते होंगे कि 15 को मैं 64 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। 62 लिखिए, 64 लिखिए, एक ही बात है, उसकी वैल्यू कितना होती है? 15 होती है। 62 मीन 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 into 1, 6 into 5 30/2 मतलब 15 हो जाता है। ठीक, तो यदि आपके पास ऐसा है यहाँ पे और इधर वाला पार्ट आपके पास क्या था? n, ये वाला वैल्यू तो 1 ही हो जाता है, इसका कुछ लिखने का तो मतलब था नहीं। 2n/3 आपके पास माइनस 1 टू द पावर 2n/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का पार्ट आपके पास है। इक्वल टू, तो आपके पास n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। n इक्वल टू कितना? 6 हो जाएगा, आप देख लीजिए। 2n/3 इक्वल टू 4 भी करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 12 to 6। हाँ ठीक, n की वैल्यू आपके पास 6। वहां पे आपके पास इसका तो कोई मतलब बना ही नहीं था, ये तो इससे हट जा रहा था, मतलब आपके पास 1 हो जा रहा था। ठीक, n की वैल्यू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस का आंसर बता पा रहे, कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे कि यदि हम लोग जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं तो जनरल टर्म से रिलेटेड बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास कैसा क्वेश्चंस? सबसे पहले तो कोई कोएफिशिएंट निकालने के लिए डायरेक्टली बोलेगा, उसके बाद आपको बात कर देता है कि इंडिपेंडेंट है तो कैसा होगा, आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है तो कैसा होगा, आपको रैशनल है तो कैसा होगा, इरेशनल है तो कैसा होगा, हमें x के पावर मतलब हमें जनरल टर्म निकालना है, x के पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना होने वाला, या x के पावर 5 वाला टर्म क्या होने वाला, x के पावर 10 वाला टर्म्स क्या होने वाला। इतने सारे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का मतलब चांसेस रहती है। जेईई मेंस में बहुत बार क्वेश्चंस आता भी है, यहाँ से एक क्वेश्चंस आपके इस पार्ट से डेफिनेट है कि मतलब आपके आएंगे तो क्वेश्चंस आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से हम लोग अब बात करेंगे आगे कि हमारा मिडिल टर्म्स क्या होता है, उसके बाद हमारा ग्रेटेस्ट टर्म्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस सेशन में अभी तक जो मैं आपको बताया स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, यदि इस चीजों को देखे होंगे तो आपको जनरल टर्म के से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप क्वेश्चंस लगाइए, आप जितना क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करिए। पीवाईक्यू क्वेश्चंस कहां से करेंगे? अब बात आती है कहां से करेंगे, तो मैं बोलूंगा लेटेस्ट वाला क्वेश्चंस करो। 21 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए, अलग अलग सेक्शंस में एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। 20 वाले क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए, 19 वाला लगाने की कोशिश करिए। एटलीस्ट आपको ये 3 इयर्स के तो क्वेश्चंस करने हैं। मैं बोलता हूं कि यदि आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि मतलब मैं नहीं कर पाता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो कम से कम ये 3 इयर्स के क्वेश्चंस बच्चों आप लगा लो। एक बार यदि 21, 20 और 19 के क्वेश्चंस लगा लेंगे तो इतना में ही आपको लगता है कि ये 3 इयर्स के ओनली 3 इयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चंस को करने से आपको बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होने वाला है जेईई मेंस एग्जाम्स में, एडवांस के एग्जाम्स में। ठीक है, अभी तो हम लोग जेईई मेंस को लेके टारगेट कर रहे हैं, तो जेईई मेंस जो आपका कमिंग एग्जाम्स आने वाला है उसको लेके आप टारगेट करिए, आप स्ट्रेटेजी बनाइए कैसे हमें तैयारी करना है, कौन से चैप्टर हमारा वीक है तो उसको उठाइए और अभी से लग जाइए। आपका टाइम अब एक एक दिन बहुत ही ज्यादा कीमती होने वाला बच्चों, इस टाइम को वेस्ट मत करिए। ठीक है, आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे तो कल का फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप कल के लिए आज मेहनत कर लो, आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो खुद के साथ, थोड़ा आप कम सोने की कोशिश करिए, इधर उधर जो टाइम वेस्टेज करते हैं उसको आप बचाने की कोशिश करिए। आपका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आता है। आप एक बार एनआईटी कॉलेज, आपका एक बार आईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर क्या ही करना, वहां पे आप 4 साल मतलब एंजॉय ही तो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अच्छा कोई कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छे जॉब्स लग जाएंगे, तो लाइफ भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी यदि आप चाहते हैं कि मैं अभी मस्ती कर लेता हूं, अभी पढ़ने में मुझे मजा नहीं आता है, तो मतलब फिर आगे दिक्कत हो जाएगा ना बच्चों। यदि अभी आज नहीं पढ़ोगे, आज आप रेस्ट करना चाहते, आप आज मेहनत नहीं करना चाहते, तो आगे भी आपको इस चीजों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आप ये कोशिश करिए इस टाइम को, ये जो आपके पास टाइम बचा हुआ अभी जेईई मेंस एग्जाम को लेके, ये जो टाइम बचा हुआ इस टाइम को बेस्ट से बेस्ट कैसे यूज करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम इस चीज को मतलब अच्छे मतलब रिजल्ट लाने में मतलब यूज कर पाए इस चीजों को। ठीक है बच्चों, तो आज के बस सेशन में मैं यहीं तक रहने देता हूं। हम आगे के सेशन में आपको मिडिल टर्म भी बताएंगे, ग्रेटेस्ट टर्म भी बताएंगे, और आप यदि और भी कोई टॉपिक्स पढ़ना चाहेंगे मेरे से बाइनोमियल के अलावा, बाइनोमियल तो मैं पूरा कराऊंगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं तो ऐसे यहाँ पे रेगुलर वे में लाता ही रहूंगा, लेकिन आपका जो हो सकता है वीक पॉइंट कोई हो, उस चैप्टर्स को मैं पहले यहाँ पे करा दूं। ठीक है, नहीं तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग मैं एक सीक्वेंस वे में चीजों को लेके चल रहा हूँ, आपको कोई ज्यादा दिक्कत है किसी चैप्टर्स में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही बात है। आप
इस चैनल में यदि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, यदि अभी तक नहीं जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ पे जो भी सेशंस लेके आता हूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। बस इतना ही है। आप जेईई मेंस लेवल के यदि आप मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक्स पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइंस का भी यहाँ पे मैं कुछ सेशन अपलोड किया हूँ, ठीक है। यदि ऐसे चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को एक बार विजिट करिए, स्टार्टिंग में जाके देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद आपके पास स्टैटिक्स, फिर स्ट्रेट लाइंस, फिर बाइनोमियल थ्योरम्स, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे मैं डिस्कस कराता आ रहा हूँ रेगुलर वे में। आप उस चीजों को देख के बेनिफिट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बस आज की डेट में इतना ही, ठीक है बच्चों, थैंक यू।